बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द बोहर के बारे में देखेंगे कि बोहर ने हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जो उसने एनर्जी ड्राइव की थी वो क्या थी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की होगी, वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में उसकी डेरिवेशन निकाल लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन क्या थी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो होगी वो हमारे पास 1/2 mv² के बराबर होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी बॉडी की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होगी वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, तो पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने जो है वो v² की वैल्यू निकाली थी। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर भी जो है वो हमें v² की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं कि v² बराबर किसके होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आप डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, तो पहले हमें v² की वैल्यू को फाइंड आउट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पीछे हमने दो फोर्सेस पढ़ी थी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स थी और एक जो है वो हमारे पास क्या थी, कूलम फोर्स थी। ठीक है, तो कूलम फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास कूलम फोर्स थी। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स थी जो किसी भी बॉडी को जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाती है। ठीक है, तो वो बराबर किसके थी, mv²/r के, और कूलम फोर्स जो है वो हमारे पास क्या निकल के आई थी, Ze²/4πε0r² के। ठीक है, तो r को हम इधर वाली साइड पर लेके जाएंगे चूँकि हमने v² की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो mv² इज इक्वल टू Ze²/4πε0r² मल्टीप्लाई, यहाँ पर वो डिवाइड हो रहा था, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई r। ठीक है, r जो है वो एक स्क्वायर के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पर r और एक r जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, पीछे जो है वो एक r रह जाएगा। तो mv² इज इक्वल टू Ze²/4πε0r। ठीक है, हमने v² की वैल्यू निकालनी है, तो m को क्या करेंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो निकल कर आ जाएगी कि v² जो है वो बराबर होता है Ze²/4πε0rm। ठीक है, अब इस वैल्यू को जो है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में आपने कैसे पुट करना है कि 1/2 m आ गया। ठीक है, v² में यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, तो वो क्या होगी, Ze²/4πε0rm। ठीक है, एक m इस m से जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, 1/2 Ze²/4πε0r। अब ये 4 जो है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Ze², ये Ze² 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास क्या आएगा, Ze²/8πε0r। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, अब हमने काइनेटिक एनर्जी की तो डेरिवेशन निकाल ली, क्योंकि हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी, सम थी काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये निकल कर आ गई कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है Ze²/8πε0r के। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमने डेरिवेशन निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो पोजीशन की वजह से हमारे पास एनर्जी निकल कर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिट पर मौजूद है, इन्फिनिट ऑर्बिट पर मौजूद है। आपको पता है कि न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो डिफरेंट एनर्जी शेल होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिट ऑर्बिट पर हो, ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्बिट जो है वो 1 2 3 4 5 सो ऑन हो सकते हैं। ठीक है, वो इन्फिनिटी पे अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, आपने उस इन्फिनिटी से जो है उसको शेल नंबर 1 पे लेकर आना है, 1 पहले शेल में लेकर आना है। ठीक है, हायर से आप चूँकि लोअर की तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आपको एनर्जी देनी, आपको जो है वो वर्क करना पड़ेगा। जब आप वर्क करेंगे, ठीक है, और दूसरी बात कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा, यानी हायर ऑर्बिट मींस दैट कि वो हायर एनर्जी पर मौजूद है, और लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा यानी ऐसे ऑर्बिट की तरफ आएगा जिसकी एनर्जी जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो हाई से जब वो लो की तरफ आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा,
रिलीज करेगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी वो एक तो जो है वो आपने ये बात याद रखनी है कि वो क्या होगा, उसके साथ नेगेटिव का साइन होगा। दूसरा जो है वो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, यानी आपको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है, तो वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी और यहाँ पर जो है वो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होती है और वर्क जो है वो हमारे पास बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है कि रेडियस की फॉर्म में होगा ना, तो स्मॉल चेंज इन रेडियस, यानी आपने इन्फिनिटी से जो है वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो ये आपके पास ये जो सफ़र उसने तय किया है वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल चेंज या स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो है वो हम डी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आर जो है वो आपके पास क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए डी आर और फोर्स के लिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो आप इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आ रहे हैं, पहले ऑर्बिट की तरफ लेके आ रहे हैं, चूँकि यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज़रूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फोर्स लेकर आएंगे, यानी यहाँ पर जो फोर्स डालेंगे वो क्या होगी, कूलम फोर्स होगी, जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो निकल कर आती है वो बराबर होती है जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट डी आर। अब आप देखेंगे कि अगर हम पीछे हमने पढ़ा था कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो जी जो है वो आपके पास बराबर होता है 1 के। जी क्या था आपके पास, प्रोटॉन, ठीक है, और वो बराबर होगा, अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो बराबर होगा वो 1 के, ठीक है। तो जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट डी आर। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपके पास 1 है, ये आपके पास जो है वो कांस्टेंट है, ये वाला भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन रेडियस जो है वो आपके पास क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में है और यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है, डी आर, रेडियस का ही स्मॉल चेंज है, ठीक है। जब आपके पास कोई भी सब्सटेंस जो है वो चेंज में हो और नीचे जो है वो उसके पास क्या मौजूद हो, साथ ही उसका स्क्वायर भी मौजूद हो, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन लोगे, ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे लिया जाएगा, मतलब आपने क्या किया, आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक रेडियस आर की तरफ लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे कि इन्फिनिटी से आपने वहाँ पर लेकर आए हैं रेडियस आर तक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट डी आर का हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। अब कभी भी इंटीग्रेशन जो है वो आप कॉन्स्टेंट का नहीं ले सकते, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास बाहर आ जाएगी जो एक कांस्टेंट होगी। तो जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो डी आर ओवर डी स्क्वायर डी आर ओवर आर स्क्वायर जो है उसका आप क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे पास आर स्क्वायर जो है वो पावर की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बराबर होती है जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपने लगाई इंटीग्रेशन, यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर आर, यहाँ पर डी आर, ठीक है। तो नीचे से जब आप ऊपर लेके जाते हो कोई भी सब्सटेंस को या कोई भी कंपोनेंट को जो कि पावर की फॉर्म में हो, तो पावर जो है उसकी क्या होगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आर आप ऊपर लेके गए तो -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पावर रूल लगा रहे हैं, आपको पता है जब ये रूल है कि जब आप इंटीग्रेशन लेते हो किसी भी चेंज का, ठीक है, डी आर जो है वो स्मॉल चेंज इन रेडियस है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन जो लिया है वो इसके चेंज से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो डी आर इसके चेंज के साथ तो कट हो गया, लेकिन यहाँ पर जब आपने जिस सिप्स इसके भी तो आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या लग जाएगा, पावर रूल, ठीक है। जब आप यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे तो आपके पास क्या होगा, तो जो आपने ऊपर पावर में चीज़ें लेके आई हैं वही आप जो है वो नीचे उसके डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, यानी r -2 + 1, नीचे भी आप क्या करेंगे, -2 + 1, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास ये चीज़ निकल आएगी, पोटेंशियल एनर्जी -2 + 1 था, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, r -1 ओवर -1। अब आप क्या करोगे, इस -1 को आपने ऊपर लेकर जाना है और इस r को जो है वो नीचे लेकर आओगे, इस r को आपने नीचे लेके आए और इसको जो है वो आप ऊपर लेके आओगे, ये -1 ऊपर जाएगा तो -1 ही रहेगा, लेकिन ये जो पावर होगी ये नीचे आएगी, तो क्या होगी, मतलब ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ आएगी, r -1 है तो नीचे की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर हो जाएगी जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट -1 r।
अब ये -1 वाला जो फैक्टर है ना, ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ZE² 4πε0, ये R इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R। अब आपको नज़र आ रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो निकल कर आई है ना, वो माइनस में है। इसका मतलब ये है कि आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को जो है वो जब आप यहाँ पर लेकर आए हैं तो एनर्जी क्या हुई है, रिलीज़ हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन भी जो है वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब जो फैक्टर, अब आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी निकल कर आ गई, आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी निकल कर आ गई। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास टोटल एनर्जी जो है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आपके पास निकल कर आई थी वो ZE² 8πε0R थी, ठीक है, प्लस ये प्लस का साइन, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आएगी, माइनस, यहाँ पर माइनस ZE² 4πε0R। अब आप देखें ये प्लस और ये माइनस आपस में जो है वो मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये हमारे पास ये वाला फैक्टर निकल कर कैसे आया, ठीक है। तो ये देखें कि ये वाला था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर थी ZE² 8πε0R माइनस पोटेंशियल एनर्जी आपके पास थी कि ZE² 4πε0R। अब हम 4 ये वाला फैक्टर सारा और ये वाला फैक्टर जो है वो क्या है, सेम है। यहाँ पर भी πε0R है और यहाँ पर भी क्या है, πε0R है यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो 8 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 8 और 4, सॉरी यहाँ पर 4 है तो 8 और 4 का जो है वो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 8, ठीक है, 8 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर तो 8 है तो ये वाला ऊपर वाला फैक्टर जो है वह वैसे का वैसे आ जाएगा ZE², लेकिन यहाँ पर क्या है 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, तो 2 को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 2ZE², ठीक है। तो इस -2ZE² में से इसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, ZE² 8πε0R, ठीक है। तो इसको जो है वो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन ये है, ठीक है, कि एनर्जी जो है वो आपके पास, टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होती है, ZE² 8πε0R। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि R आ गया। पिछले जो आपने डेरिवेशन ड्राइव की थी वहाँ पर R की वैल्यू निकाली थी आपने, nth ऑर्बिट में R की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, रेडियस निकाला था। और रेडियस जो आपके पास निकल कर आया था वो क्या था कि R = ε0 n² h² πmZe², ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 4 में इस रेडियस की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब हम इस रेडियस की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, ZE², यहाँ पर भी ZE², 8πε0, यहाँ पर भी 8πε0, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियस की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो रेडियस है, इस रेडियस की जगह पर हमने ये वाला फैक्टर डाल देना है। वो क्या होगा, ε0 n² h² 8πCe²। अब देखें डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ZE², ठीक है, πmZe², ठीक है, और नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, 8πε0 n² h², ठीक है। तो पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ZE² हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास सेम है, बेस सेम है और ऊपर पावर जो है वो आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और साथ में m, ठीक है, 8 और यहाँ पर ε0 दोनों 2 हैं तो आप क्या करेंगे, ε0² हो जाएगा n² और h², ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास, नेक्स्ट जो है वो हम ये देख लेते हैं कि इसमें से कॉन्स्टेंट फैक्टर जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो और वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से हैं, तो Z² E4 M 8 ε0² और h², ये सारे के सारे जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन सिवाय किसके, n² के। n नंबर ऑफ ऑर्बिटल, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ये हमारे पास वेरिएबल है और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये Z² E4 M 8 ε0² और h² जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है। हमने कांस्टेंट फैक्टर को जो है वो अलग कर लिया और वेरिएबल फैक्टर को अलग कर लिया,
ठीक है। अब आप ये सारी डेरिवेशन जो है वो किसके लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं ना, तो जी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। अब हमने सारी वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, ठीक है। तो जो हमारे पास जी है वो 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम है, जो कि हमने मिल्केनॉइड ड्रॉपलेट मेथड के जरिए से पढ़ी थी, ठीक है। और m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मैस है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 8.84 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर है। और h की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 6.602 मल्टीप्लाई 10⁻34 जाउल सेकेंड है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं, मतलब जी की वैल्यू भी आप पुट करोगे, इसकी भी वैल्यू पुट करोगे, m की वैल्यू भी पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को भी पुट करोगे, और h की वैल्यू को भी पुट करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। अब हाइड्रोजन एटम के लिए ना, तो जी का स्क्वायर है, तो जी हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। और E4 है, तो हम क्या करेंगे, E की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करेंगे 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और इसका क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है, पावर 4 ले लेंगे। उसके बाद हमने m की वैल्यू को पुट करना है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है वो हमने क्या करना है, 8 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू स्क्वायर में ले लेंगे, और उसके बाद जो है वो h की वैल्यू जो है वो भी हम स्क्वायर में ले लेंगे, और वेरिएबल फैक्टर को हम अलग कर लेंगे। जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये वाला फैक्टर निकल कर आ गया -2.178, और ये वाला वेरिएबल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और साथ में यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास, जाउल, एनर्जी जो है वो जाउल में, ठीक है। अब अगर आपने एनर्जी को कन्वर्ट करना है किलो जाउल पर मोल में, किलो जाउल, जाउल छोटा फैक्टर है और किलो जाउल जो है वो आपके पास क्या है, बड़ा फैक्टर। छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो ना, तो आप 8 के साथ डिवाइड कर 1000 के साथ जो है उसको डिवाइड कर दोगे। अब पर मोल है, तो पर मोल की बात करोगे तो आप उसको क्या करोगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर जो है उसके साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इस वाले फैक्टर को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 1000 के साथ जो है वो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तब आपके पास जाउल एनर्जी जो जाउल में आई है वो क्या होगी, वो किलो जाउल और पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास -13.315 ओवर एन स्क्वायर जो है वो निकल कर आ जाएगा। एन स्क्वायर जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है, किलो जॉल पर मोल। अब एन जो है वो आपके पास 1 2 3 4 भी फोन हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम N1 की बात करें, ठीक है, N1 जो है वो आपके पास क्या निकल कर आएगा, N1 जो है यहाँ पर N का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास -13.25 ओवर 1 का स्क्वायर लिया, तो आपके पास क्या निकल 13.25 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अगर आप n की वैल्यू 2 करेंगे न 2 की, तो आपके पास 2 का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो -328.32 किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है वो माइनस का साइन है और साथ में ये बड़ी रकम है, और ये जो है वो माइनस का साइन है और साथ में क्या है, छोटी रकम है। जब आप पास जो है वो माइनस का साइन जो है वो वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। माइनस का साइन जो है वो छोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें कि 3 = 8 n = 3, तो हम यहाँ पर जो है ऊपर वाले फैक्टर में n की वैल्यू को पुट करेंगे 3, और 3 का स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास ये निकल कर आएगा। तो ये आपके पास छोटी है, ये आपके पास बड़ी रकम है, और ये आपके पास जो है उससे भी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 में होता है, तो एनर्जी जो है वो आपके पास कम होगी। जब N2 में होगा तो उससे ज़्यादा होगी, N3 में जो होगा उसके ज़्यादा होगी, और N4 में जो होगा उससे भी ज़्यादा होगी, N5 में होगा तो उससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हो, यानी ऑर्बिट 1 से लेके ऑर्बिट 5 4 3 2 इनकी तरफ लेके जाते हैं, मतलब हायर ऑर्बिट की तरफ लेके जाएंगे, तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। लेकिन जब एनर्जी डिफरेंस की बात करें ना, तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज़ करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखें कि हम 1 में थे तो एनर्जी ये थी, हम 2 में गए तो एनर्जी ये थी, हम 3 में गए तो एनर्जी जो है वो ये थी। तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, माइनस का साइन जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है जब आप लोअर से हायर की तरफ जाएंगे। लेकिन एनर्जी डिफरेंस कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
अब एनर्जी डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि एनर्जी डिफरेंस पता, फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से जो है वो 2 में गया, ठीक है, 1 से 2 में गया, तो आपके पास क्या होगा, 2 की एनर्जी जो है वो -328.32 माइनस, ठीक है, और माइनस E1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर लेते हैं कि E1 की वैल्यू जो है वो क्या है, 13.31 है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो फ़र्क निकल कर आएगा, जो डिफरेंस निकल कर आएगा, वो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये देखें ज़रा, देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा, -1545, ठीक है, ये एनर्जी थ्री एनर्जी हम देखेंगे तो वो क्या है, -145 -92, ठीक है, माइनस, और E2 वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, 328.32। अब यहाँ पर ये जो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आएगी, वो क्या है कि 984.99, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है कि 182.40। अब यहाँ पर देखें कि ये वाला फैक्टर जो है वो हमारे पास कम है और ये वाला फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। ये थी E2 माइनस E1 की, और ये है आपके पास E3 माइनस E2 की, तो ये फैक्टर जो है वो आपके पास कम है और ये वाला फैक्टर जो है वो आपके पास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हम ले क्या रहे थे, हम एनर्जी डिफरेंस ले रहे थे, तो एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होती जाएगी, लेकिन जब आप हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जाएंगे तो एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया था, आपने इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से, ठीक है, हम अगर पीछे बात करें तो हमने इलेक्ट्रॉन को जो है वो इन्फिनिटी से जो है वो हम इलेक्ट्रॉन को जो है वो इन्फिनिट ऑर्बिट से जो है वो E1 में लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी और ये क्या है, E1 है, ठीक है। पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी वो हमारे पास क्या है, E1 है, और इन्फिनिट ऑर्बिट की जो एनर्जी क्या है, E इन्फिनिट है, ठीक है। लेते हैं कि हम इन्फिनिट से जो है वो E1 में लेकर आए हैं, ठीक है। तो इन्फिनिट का यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फिनिट की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, E इन्फिनिट इज इक्वल टू -13.25, और इन्फिनिट का हम स्केयर लेंगे। जब हम इन्फिनिट का स्केयर लेते हैं ना तो वो हमारे पास क्या आता है, 0 आएगा। जब 0 जो है वो इसके साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास ये पूरे का पूरा फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं कि इन्फिनिट की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई है, 0 माइनस, ये इसका साइन माइनस, और E1 जो है वो हमारे पास क्या है, -13.315, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13.31 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। अब ये जो आपके पास वैल्यू निकल कर आई है ना, ये वैल्यू होती है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू जो है वो बराबर इसकी होती है 13.25 किलो जॉल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो ये जो आपके पास फैक्टर जो निकल कर आया है वो हाइड्रोजन एटम की क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट जो है वो जो टॉपिक आपको नहीं समझ आया, या फिर जो यहाँ पर कोई भी स्टेप जो है वो मिस हो गया है, आपको नहीं समझ आया है, ठीक है, तो आप जो है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपने समझना है, ठीक है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और साथ साथ जो है वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो तमाम वीडियो जो है वो मिल सकें, ठीक है।